फैमिली एंजॉय विलेज लाइफ सस्पेंस स्टोरी। एक असली लाइफ का मज़ा तभी है जब उसमें थोड़ा थ्रिल और सस्पेंस हो। विलेज लाइफ की यह स्टोरी इसी पर बेस्ड है। इनसाइड द स्टोरी। विलेज लाइफ की पिछली स्टोरी में आपने जाना कि कैसे नानी के यहाँ से इनविटेशन आता है समर हॉलीडे एंजॉय करने के लिए, जहाँ पर लड़के की फैमिली का सफ़र शुरू होता है और रात भर की जर्नी के बाद वह सुबह नानी के यहाँ पहुँच जाते हैं। जहाँ वे नानी के यहाँ कॉल लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद उनके यहाँ का लड़का अपनी वैन में उनको पिकअप करने आता है और लड़के की फैमिली उस लड़के से मिलती है और फिर वह वैन में बैठ जाते हैं और गांव के अद्भुत नज़ारों और सुंदरता का आनंद लेते हुए फाइनली वे नानी के घर पहुंच जाते हैं। नाना नानी उनके स्वागत के लिए खड़े थे, जहाँ पर लड़के की मॉम बहुत दिनों बाद अपनी मम्मी से मिलती है और लड़का और उसके सिस्टर भी अपनी नानी से बहुत दिनों बाद मिलते हैं, बट दोनों अलग हैं। जानते ही हो किस लिए। लड़के की सिस्टर नानी से मिलते हुए नानी को गले लगाती है और इससे पता चल रहा था कि लड़के के सिस्टर को कितनी खुशी हुई होगी। लड़का भी नानी से मिलता है और नानी उसे भी गले लगाकर मिलती है, बट दोनों अलग है। सबसे मिलने के बाद लड़के की सिस्टर आरव का इंट्रोडक्शन कराती है और कहती है कि यह मेरा कजन भाई है और यह 1 महीने की समर हॉलीडे पर हमारे यहाँ आया है। और इसका इंट्रोडक्शन कराते हुए लड़के की सिस्टर आरव को साइड हक करती है और यह देखकर हमेशा की तरह एक बार फिर लड़के की जलने लगती है और वह एक्टिंग करते हुए पीछे की तरफ घूम जाता है और सीटी बजाने लगता है। फिर हमें नानी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे फैमिली मेंबर साथ में बैठे हैं और चाय नाश्ता कर रहे हैं। और इसी बीच नाना नानी लड़के के मम्मी पापा के साथ कुछ और विषय पर बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पर लड़के की सिस्टर और आरव एक बार फिर साथ में बैठे थे और चाय एंजॉय कर रहे थे। साथ ही में बिस्किट भी दी गई थी। आरव की बिस्किट चाय में डूब गई। सिस्टर: कोई बात नहीं आरव, मैं तुम्हें खिला देती हूँ। आरव: ठीक है। लड़के की सिस्टर अपने हिस्से की एक बिस्किट चाय में डुबाकर अपने हाथ से आरव को खिलाती है, जहाँ पर आरव दीदी के हाथ से खिलाई गई बिस्कुट खा रहा था। तभी लड़के की सिस्टर ने आरव को गाल पे किस कर दिया, जहाँ पर एक पल के लिए आरव शर्मा गया था और उसने भी लड़के की सिस्टर को बिस्किट खिलाई। फिर दोनों के बीच प्यार उमड़ने लगे, जहाँ पर लड़के की सिस्टर ने आरव के दोनों गालों को पकड़ते हुए उसके दोनों गालों पर किस किया, जहाँ पर नाना नानी ने पहली बार किसी भाई बहन का ऐसा प्यार देखा और वह बोले कि भाई बहन का ऐसा प्यार देखकर खुशी हुई। जहाँ पर लड़के के मम्मी पापा ने कहा कि जब से इसका कजन भाई आया है तब से यह दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहते और इसी के साथ इस मोमेंट को एंजॉय करते। अब यहाँ देखकर लड़के की हालत ऐसी हो गई थी मानो सूरज की सारी किरणों ने उसे जलाकर राख कर दिया हो, पर वह अपनी तकलीफ छिपाने के लिए उठकर खिड़की के पास जाता है और बाहर के नज़ारे देख रहा होता है। बाद में वह घर के आउटर एरिया गार्डन में जाकर सिसकियां लेकर रोने लगता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं और हर बार की तरह लड़के की सिस्टर और आरव एक बार फिर साथ बैठते हैं और आज के खाने में स्पेशल मशरूम की सब्जी बनी होती है, जिसे भमोड़ी भी कहा जाता है, जिसकी खुशबू लाजवाब होती है। एक बार फिर लड़के की सिस्टर और आरव साथ में खाना एंजॉय करते हैं और सभी आपस में बातें करते हैं, जहाँ पर लड़के की सिस्टर नानी से बहुत सारी बातें कर रही होती है। आरव भी अब नाना नानी से घुल मिल गया और वो भी उनसे बातें करने लगता है। अब हम देखते हैं कि सभी का खाना हो चुका है और सभी एक साथ बैठकर कभी पुरानी बातें याद करते, मस्ती करते। और इसी बीच नानी पुरानी एल्बम लेके आती और उसमें लड़के की मॉम के बचपन की कई सारी फोटो थी और नानी लड़के की मॉम के बचपन की बातें बता रही थी कि उनका चाइल्डहुड गया था, वह कैसी रहती थी। मानो ऐसा लग रहा था कि वे सभी एक समय के लिए पुराने ज़माने में पहुंच गए हो। और यहाँ हमें पहली बार लड़के की मॉम के बारे में जानने मिलता है कि उनका बचपन कैसा था। इसके बाद लड़के की मॉम को लड़के के बचपन के कई किस्से याद आते हैं। मॉम: मुझे याद है कि रोहन जब छोटा था तब पहली बार नानी के यहाँ आया था तो ये बहुत रोया था कि मैं कहाँ आ गया। नानी: पहली बार आया था ना, इसलिए अब तो पता हो गया कि नानी के यहाँ आया हूँ, है ना रोहन? बॉय: हाँ नानी, अब तो आने का मन करता है क्योंकि याद आती है आपकी। और यह कहकर नानी को पीछे से हक कर लेता है। सिस्टर हेट आइज से देखते हुए: और टीचर कहीं का। नानी: और हिमांशी के तो क्या कहने, बचपन शरारतों से भरा था। एक बार का किस्सा याद आता है मुझे, जब यहाँ हमारे यहाँ आई थी और
जब मैं इसे खाना खिलाने के लिए ढूंढने लगी तो यह मुझे भैंस के तबेले में मिली, जहाँ पर यह भैंस का दूध पीने की कोशिश कर रही थी। लड़के की सिस्टर के बचपन की हरकतें सुनकर सभी हंसने लगते हैं, और खुद लड़के की सिस्टर भी, क्योंकि उसने यह सही में किया था। नानी। इसका एक और किस्सा याद आता है। एक बार की बात थी, जब यह छोटी थी ना, तो इसे खिलौने और मुर्गी के बच्चों में कोई फ़र्क नहीं समझ में आता था। तो यह खिलौना समझकर मुर्गी के बच्चे उठा लाती थी और मुर्गी के बच्चों को अपना समझकर उन्हें खूब प्यार करती थी। एक बार तो मैंने देखी कि यह मुर्गी ही उठा के ला ली और उसे बहुत प्यार से हाथ फेर रही थी। यहाँ पर हमें पहली बार लड़के की सिस्टर को जानने मिलता है और हमें पता चलता है कि लड़के की सिस्टर कितनी नटखट और कितनी चुलबुली थी, और साथ ही में शरारती भी बहुत थी। सिस्टर। ये मेरा कज़न भाई है, मेरे बड़े पापा का लड़का है और उनके यहाँ यह इकलौता है। इसका कोई भाई या बहन नहीं है, तो इसे जब भी मेरी याद आती है मुझसे मिलने चला आता। अब यह अकेला घर पे भी क्या करता गर्मी की छुट्टी में, तो मैंने सोची इसे मैं अपने पास ही बुला लेती हूँ, इसे भी अच्छा लगेगा। नानी। मैं समझ सकती हूँ कि एक लड़के को कैसा लगता होगा कि उसका कोई भाई या बहन ना हो। सिस्टर। वही तो नानी, इसे भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। इसका मेरे सिवा कोई है भी नहीं जो इसकी भाई बहन की कमी को पूरी कर सके, इसलिए ये मुझे बहुत प्यार करता है। और यह कहते हुए लड़के की सिस्टर आरव को अपने से लगा लेती है। नानी। इसका साथ कभी मत छोड़ना हिमांशी, और इसे बहुत प्यार करना, क्योंकि इसे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। सिस्टर। ठीक है नानी, मैं इसे बहुत प्यार करूँगी। ये मेरा कजिन भाई ज़रूर है, लेकिन है तो मेरा प्यारा भैया, मेरा अपना बेबी। और यह कहते हुए लड़के की सिस्टर और आरव एक दूसरे को गले लगाते हैं, इसलिए भी क्योंकि लड़के की सिस्टर को यह रियलाइज़ है कि उसका कोई भाई बहन नहीं है। तो कुछ समय के लिए आरव के लिए लड़के की सिस्टर में इनसिक्योरिटी आती है, और इस दौरान लड़के से यह देखा नहीं जाता, वह उड़कर चला जाता है, क्योंकि यह देखकर लड़की की एक बार फिर जलने लगती है, जलन होती है, और वह फिर से गार्डन एरिया में जाकर वहां बैठकर सिसकियां लेकर रोने लगता है और अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि ये क्या बात हुई, क्या मैं उसका भाई नहीं हूँ क्या? माना उसका कोई भाई नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सारा प्यार उसे ही मिले। उसे अपने कजिन भाई की चिंता है, लेकिन खुद के भाई की नहीं। क्यों यह वापस नहीं चला जाता? ऐसा लगता है कि अब मुझे तकलीफ देने के लिए आया है, और यह कहकर रोने लगता है। इस दौरान लड़के के पापा ने और नानी के लड़के ने लड़के को उठकर जाते हुए देख लिया। डैड। अरे बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो और क्यों रो रहे हो? बॉय। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे जलन हो रही है। मेरी सिस्टर सिर्फ उसी को प्यार क्यों दे रही है, मुझे भी प्यार चाहिए। डैड। अरे बेटा, वह छोटा है अभी, और जैसा कि तुम्हें पता ही है कि उसका कोई भाई बहन नहीं है, तो इसलिए उसकी परवरिश ज़्यादा करनी पड़ती है। ब्रदर। भाई ऐसे नहीं रोते, कल हम घूमने चलेंगे, ठीक है? डैड। इसके साथ कल गांव घूम आना। चलो अब जाकर सो जाओ। बॉय। ठीक है डैड। रात हो जाती है और इसी के साथ सबके सोने का समय हो जाता है। तो हम जानते हैं कि सबके सोने की व्यवस्था कैसी थी। तो सबके सोने की व्यवस्था कुछ इस प्रकार होती है। नानी के यहाँ 2 रूम होते हैं। एक रूम में लड़के की मम्मी नानी के साथ और लड़के के पापा नाना एक ही चारपाई पर, और दूसरे रूम में हमेशा की तरह लड़के के सिस्टर और आरव एक ही पलंग में और लड़का नीचे बिस्तर में होते हैं। पर ये क्या, व्यवस्था थोड़ी बदल जाती है, जहाँ पर लड़के को अपने भाई के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। अगले दिन सुबह होती है और ऐसा लगता है मानो गांव की सुबह और हवा में ताजगी थी। लड़के की नींद खुलती है और वह सोकर उठता है। फिर वह नानी के पास जाता है। नानी उसे गुड मॉर्निंग कहती है, वह भी नानी को गुड मॉर्निंग कहता है, और वहाँ पर रेडियो चल रहा होता है, जहाँ पर आकाशवाणी की न्यूज़ चल रही होती है, और हम देखते हैं कि लड़के का भाई आग जलाने के लिए लकड़ी काट रहा होता है। लड़के की मम्मी नानी के साथ बातचीत कर रही होती है, और लड़के के पापा नाना के साथ टहल रहे होते हैं। तभी लड़के की नज़र भैंस के तबेले पर जाती है, और जो वह देखता है उसके बाद उसके साथ ऐसा होता है माना जैसे कि काली बिल्ली रास्ता काट गई हो।
वह देखता है कि उसकी सिस्टर और आरव भैंस का दूध निकाल रहे हैं और दूध निकालते हुए एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं। और फिर जैसे नानी ने बताया था कि लड़के की सिस्टर मुर्गी उठा कर ला लेती थी, तो हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर ने एक मुर्गी को गोदी में बिठाया हुआ है और उस पर हाथ फेर रही है। साथ में आरव भी होता है और वहाँ भी मुर्गी पर हाथ फेरता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ नाक रगड़ने लगते हैं और यहाँ भी दोनों के बीच प्यार उमड़ने लगता है। फिर लड़के के नाना जी भैंसों को निकालते हैं उन्हें चराने ले जाने के लिए और वे उन्हें चराने ले जाते हैं। लड़के के नाना जी सुबह भैंस चराने जाते हैं और दोपहर में आते हैं और ये उनकी रोज की ड्यूटी होती है, क्योंकि भैंस जब चारा खाती है तो उससे दूध निकाला जाता है जिसे बेचकर कमाई होती है। और हम आपको बता दें कि लड़के के नाना जी पार्ट टाइम जॉब करते हैं दूध गांव में बेचने का, जिससे पैसे आते हैं। सुबह नाश्ते के बाद नानी के लड़के और लड़के की सिस्टर आरव के बीच प्लान बन जाता है कि वहाँ आज गांव घूम के आए। तो नाना जी के यहाँ 2 स्कूटी होती है, एक नाना की और एक लड़के की। और बैठने की व्यवस्था कुछ इस प्रकार होती है, एक स्कूटी जो लड़के के भाई की होती है उसमें वह और लड़का बैठेंगे और दूसरी स्कूटी जो नाना की है उससे लड़के की सिस्टर चलाएगी और आरव उसके साथ बैठेगा। दोस्तों, हर बार की तरह यहाँ पर भी लड़के के साथ पार्शियलिटी हुई, क्योंकि लड़के को लग रहा था कि शायद लड़के की सिस्टर और वह साथ बैठेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ और हमेशा की तरह लड़के की सिस्टर अपने कजिन भाई के साथ स्कूटी में है। अब वे लोग गांव घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहां पर गांव के हरे भरे खेत का वे आनंद लेते हैं। लड़के की सिस्टर स्कूटी ड्राइव कर रही होती है और आरव पीछे बैठा होता है और दोनों राइड का मजा लेते हैं। और नानी का लड़का और लड़के की सिस्टर की स्कूटी साथ में चल रही होती है और लड़का उनकी तरफ नहीं देखता, क्योंकि साथ वाली स्कूटी में लड़के की सिस्टर और आरव साथ बैठे थे, इसलिए वह अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेता है, मानो उसे शर्म आ रही थी उन दोनों को साथ देखने में। इस दौरान नानी का लड़का उनके गांव की हर एक चीज के बारे में उन्हें बताता है कि यह गांव की पंचायत यहाँ है, यहाँ साहूकार, और यहाँ लगता है गांव का बाजार। और इस तरह वह घूमते हुए मुर्गी फार्म पर आ जाते हैं, जहाँ पर नानी का लड़का उनको बहुत सारी मुर्गियाँ दिखाता है और बोलता है यह हमारे गांव का मुर्गी फार्म है। फिर वह तालाब के किनारे आ जाते हैं, जहाँ पर वे थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तभी लड़के की सिस्टर कहती है कि जब मैं छोटी थी तो यहाँ पर पानी में पत्थर वाला गेम खेलती थी, जहाँ पर पानी में पत्थर फेंकते ही पत्थर पानी में जितना उछल उछल के थोड़ी दूर तक जाता है, जिससे पॉइंट काउंट होते हैं कि पानी में पत्थर कितनी बार उछल के डूबा। लड़के की सिस्टर और आरव यह वाला गेम साथ में खेलते हैं और साथ में नानी का लड़का भी, लेकिन लड़का स्कूटी में अकेले ही बैठा होता है, उन तीनों को खेलते हुए देख रहा था। लेकिन अपनी सिस्टर को कजिन भाई के साथ देखकर वह सर नीचे करके रोने लगा। बेचारा लड़का, गांव में भी उसको चैन नहीं, जहाँ जाता है वही दृश्य देखकर रोने लगता है। अब वहाँ लोग गांव की सैर करके अपने घर आते हैं, जहाँ पर नानी ने खाना बना लिया, लेकिन लड़के को पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। एक बार फिर मुझे वही दिखने वाला है और मैं इस बार नहीं देख सकता। तो वह कहता है कि मुझे अभी भूख नहीं है। तो सभी खाना खाने बैठ जाते हैं और लड़के की मॉम कहती है कि भूखे नहीं रहते, आ जाओ खाना खा लो। लेकिन लड़का मना करता है और बोलता है मैं बाद में खा लूँगा, अभी भूख नहीं है। इस दौरान सभी लोग बैठे होते हैं और नानी को अजीब लगता है, तो वह पूछती है कि क्या हुआ, इसे खाना क्यों नहीं खा रहा। सभी पता नहीं कहते हैं, लेकिन लड़के की सिस्टर मनी में कहती है वह टीचर कहीं का, हिम्मत नहीं है सच्चाई का सामना करने की और रियलिटी एक्सेप्ट करने की, गंवार कहीं का। तो यहाँ से आपने देखा कि लड़के की सिस्टर का एटीट्यूड यहाँ भी सामने आ गया। हालांकि उसने सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन में बहुत कुछ कह गई। इससे साफ पता चलता है कि उसके अंदर अपने भाई के लिए नफरत अभी भी है। अब सबका खाना हो जाता है और दोपहर का समय होता है, जहाँ पर नाना जी भैंस चरा के आते हैं और उनकी तबीयत खराब होने लगती है। अक्सर वे बीमार ही रहते हैं, पिछले कुछ दिनों से दवाई गोली ले रहे थे तो राहत थी, पर आज धूप पड़ने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई, क्योंकि गर्मी का मौसम वैसे ही था और ऊपर से तेज धूप। फिर कुछ देर में नाना जी की तबीयत और बिगड़ जाती है और उन्हें बुखार आ जाता है, जहाँ पे उन्हें बेड रेस्ट पर शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर सभी उनके आसपास होते हैं और लड़के की नानी
और जो उनका लड़का है वह ठंडे पानी से उनकी पट्टी कर रहा होता है। फिर अचानक मौसम में परिवर्तन आता है। जहाँ पर धूप लग रही थी वहाँ पर काले बादल आते हैं और बारिश का माहौल बन जाता है और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। और यहाँ पर दादाजी की जो तबीयत है वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो वह देखते हैं कि उनकी जो गोली दवाई थी वह ख़त्म हो चुकी थी और उनके लिए नई गोली दवाई लानी पड़ेगी, वरना उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। अब दोस्तों, इस स्टोरी में सस्पेंस वाली बात यह है कि उनकी इस बीमारी की जो गोली दवाई थी वह इस गांव में उपलब्ध नहीं है। उसके लिए दूसरे गांव में जाना पड़ेगा, जिसका रास्ता जंगल में से होकर जाता है, यानी घने जंगलों में से, जहां पर एक पुल पार करते ही दूसरा गांव आता है। तभी नानी का लड़का कहता है कि हमें इनके लिए जल्दी से गोली दवाई लानी पड़ेगी, वरना इनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। तभी नानी कहती है, नानी, लेकिन बाहर बहुत बारिश हो रही है, कैसे जाओगे? ब्रदर, देखिए, अभी सवाल पापा की तबीयत का है और इन्हें गोली दवाई देना आवश्यक है और हमें यह करना ही होगा। नानी, अच्छा ठीक है, अच्छे से जाना। सुनो, इनको भी साथ ले जाओ, ये सब साथ रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्रदर, लड़के की सिस्टर से, ठीक है, तुम नाना जी की स्कूटी संभालना, तुम्हारा कजन भाई तुम्हारे साथ बैठ जाएगा और भाई तुम मेरे साथ चलो। सिस्टर, ठीक है भैया, आ रहा हूँ, चले दवाई लेने, आ रहा हूँ, चलो दीदी। और इसी के साथ वह चारों इतनी तेज बारिश में भी नाना जी की गोली दवाई लाने निकल जाते हैं। लेकिन उनका जो रास्ता है वह कठिन होने वाला है। हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर और आरव ने बरसाती ओढ़ी हुई है और वे एक साथ स्कूटी में हैं और लड़का अपने भाई के साथ स्कूटी में पीछे बैठा है और उन्होंने भी बरसाती ओढ़ी हुई है। उन लोग रास्ते में चल रहे होते हैं, लेकिन जंगल वाला जो रास्ता है वह एक तो कच्चा है, ऊपर से कीचड़ भी बहुत है। फिर भी वह लोग जैसे तैसे उस रास्ते को पार करके बस पुलिया तक पहुंच जाते हैं। लेकिन पुलिया की हालत जर्जर होती है और वहां तेज बारिश के कारण पानी का बहाव भी तेज होता है, जिस कारण वह पुलिया बहकर पानी के साथ चला जाता है। बहुत बड़ी मुश्किल अब उनके सामने थी, क्योंकि बारिश भी बहुत तेज थी और उन्हें दूसरे गांव में जाकर हर हाल में वह दवाई लानी थी। पर पानी का बहाव इतना तेज था कि अगर इसे पार करने की कोशिश की गई तो यह पानी का बहाव उसे भी अपने साथ ले जाएगा। तभी उन लोगों के बीच कन्वर्सेशन होती है। ब्रदर, अब क्या करें, पुल तो टूट गया। बॉय, मुझे बहुत डर लग रहा है। ब्रदर, भाई डरो मत, हम सब साथ हैं, कोई ना कोई उपाय करेंगे इसे पार करने का। सिस्टर, जो भी करना है सावधानी से करना होगा, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत है, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। आरव से, आरव भैया तुम मेरे साथ है ना, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। देखो ना, पानी का बहाव बहुत तेज है। उन सभी को आरव का यह उपाय पसंद आता है और वह लोग यही करते हैं। सबसे पहले वे एक ऐसा पेड़ ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पर जिसकी डाल मजबूत हो, जिसमें कि एक इंसान आराम से चलकर जा सके। जहाँ पर उन्हें एक पेड़ दिखता है जो कि झुका हुआ होता है और वह कभी भी गिर सकता है, तो वे उस पेड़ को झुकाने लगते हैं, जिससे वह पेड़ नीचे गिर जाता है। लेकिन अब उन लोगों के लिए चुनौती यह थी कि जो पेड़ नीचे गिरा हुआ है इसका एक सिरा कैसे उस पार लेके जाएंगे। तभी नानी का लड़का कहता है, ब्रदर, हम में से 2 लोग इस नहर को पार करके उस तरफ जाएंगे और रस्सी से इसकी टहनी को बांधकर इस तरफ मोड़ेंगे। सिस्टर, लेकिन भैया नहर में पानी बहुत तेज बह रहा है, ये रिस्की है, आप बह सकते हो। ब्रदर, एक काम करते हैं, यह रस्सी बहुत मजबूत है, इससे हम अपने कमर से बांध लूंगा और एक मजबूत खूंटे से इसे कस के बांध देंगे। यह रस्सी नहीं छूटेगी और मैं नहीं बहूंगा। तो ऐसा ही किया जाता है। नानी का लड़का कमर में रस्सी बांध लेता है और उसे रस्सी को मजबूत खूंटे से बांध दिया जाता है और नानी का लड़का पानी की तेज बहाव में उतर जाता है और सावधानी पूर्वक उसे पार करने की कोशिश करता है। लेकिन लड़के की सिस्टर, आरव और लड़का ये तीनों घबराए हुए होते हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती से नानी का लड़का पानी में बह सकता है। पर भगवान की कृपा से वह सावधानी पूर्वक उस नहर को पार करते हुए दूसरी ओर पहुंच जाता है और उस खूंटे में से रस्सी को छोड़ने के लिए कहता है और उसे रस्सी को
पेड़ की टहनी से बांधने के लिए कहता है। लड़के की सिस्टर और आरव उस रस्सी को छुड़ाते हैं और पेड़ की टहनी पर बांधने लगते हैं, जहाँ पर वह रस्सी पेड़ की टहनी से बंध जाती है। जहाँ पर नानी का लड़का रस्सी से पेड़ की टहनी को खींच रहा होता है और लड़के की सिस्टर और आरव पीछे से पेड़ को धक्का देते हैं, जहाँ पर नानी का लड़का पेड़ को मोड़ते हुए दूसरी तरफ लाता है, जिससे एक पुल तैयार होता है। ब्रदर, ठीक है, तुम सब लोग इसमें से चढ़कर इस तरफ आ जाओ और थोड़ा सावधानी पूर्वक आना। सिस्टर, आरव ये पुल सकरा है और हमें एक एक करके इसे पार करना होगा, तुम मेरे पीछे रहना, ठीक है भैया। ब्रदर लड़के से, भाई पहले तुम आओ। बॉय डरते हुए, कैसे आऊँ भाई, डर लग रहा है, कहीं गिर ना जाऊं। ब्रदर, नहीं गिरोगे, बस धीरे धीरे पैर रखते हुए आ जाओ। लड़का डरते डरते उस टहनी को पैर रखते हुए दूसरी तरफ आ जाता है। उसके बाद लड़के की सिस्टर और आरव भी उस टहनी को पार करते हुए दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब वह दोनों दूसरे गांव पहुंच गए, जहां पर तेज बारिश में भी वह रास्ता पार करके उस गांव के मेडिसिन स्टोर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर दादाजी के लिए गोली दवाई लेने में वे सफल हो जाते हैं। अब जब वह वापस जाने लगते हैं तो रात बहुत हो जाती है और बारिश भी अब बंद हो चुकी थी। वे दवाई लेकर जंगल वाले रास्ते में रात के अंधेरे में चल रहे होते हैं, लेकिन उनके पास टॉर्च होती है मोबाइल की, और यहाँ भी लड़के की सिस्टर ने आरव का हाथ पकड़ा हुआ है। रात के अंधेरे में जंगल वाले रास्ते में अगर आप चल रहे हैं तो यह ज़रूरी है कि आप अपनों का हाथ पकड़ के ज़रूर चलें। और फिर वह लोग उस पुल वाले रास्ते पर आते हैं, जिससे वह टहनी को पार करके अपने गांव वाले हिस्से पे आ जाते हैं, जहां पर वे अपनी स्कूटी उठाकर घर जाने लगते हैं। जाते समय भी उनकी बैठने की व्यवस्था लड़के की सिस्टर के साथ आरव और नानी के लड़के के साथ लड़का बैठे होते हैं। और फाइनली वे घर पहुंच जाते हैं, जहां पर लड़के के नाना जी को गोली दवाई दी जाती है। फिर कुछ ही देर में वे रिकवर करने की कोशिश करते हैं और थोड़ी देर में उनकी तबीयत में सुधार आने लगता है। मॉम, शाबाश बच्चों, अगर तुम आज बहादुरी ना दिखाते तो नाना जी की तबीयत नहीं सुधर पाती। सिस्टर, भैया की वजह से हुआ, अगर ये ना होते तो शायद नाना जी को टाइम पे मेडिसिन ना मिल पाती। और मैं तो आरव का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अगर यह आइडिया न देता तो इतनी तेज बारिश में पुल पार करना मुश्किल था। आरव, थैंक यू सो मच बेबी। लड़के की सिस्टर आरव को थैंक यू कहते हुए किस करती है और वे दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, और इसी के साथ सभी उनके लिए ताली बजाते हैं। लड़के की फैमिली उनके यहाँ कुछ और दिन रुकती है, जहाँ पर वे नाना नानी के साथ विलेज लाइफ एंजॉय करते हैं। इन दिनों में नानी का लड़का और लड़के की सिस्टर अपने कजिन भाई के साथ बहुत सारे खेल खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। लड़के के सिस्टर और आरव के बीच कई बार रोमांटिक सीन भी देखने मिलता है, और यह 9 दिन लड़के के लिए ऐसे गुजरे मानो उसे जेल में कैदी की तरह ट्रीट किया जा रहा हो। फाइनली लड़के की फैमिली नानी के यहाँ 10 दिन एंजॉय करने के बाद अपने शहर जाने की तैयारी करती है। उनकी ट्रेन यहाँ से शाम 7 बजे की होती है, जो कि अगले दिन लड़के के शहर सुबह 10 बजे पहुँचाएगी। लड़के की फैमिली नाना नानी को अलविदा कहकर शाम वाली ट्रेन से अपने घर वापस चले जाते हैं। वापस जाने का भी रिजर्वेशन किया गया था, जहाँ पर लड़के की सिस्टर और आरव के बीच केमिस्ट्री देखने मिलती है ट्रेन में भी, और दोनों टीटी के जाने के बाद एक ही सीट पर सो जाते हैं। अगले दिन ट्रेन सुबह शहर पहुंच जाती है और लड़के की फैमिली स्टेशन से निकलकर अपने घर चली जाती है, और इसी के साथ यह विलेज लाइफ की स्टोरी यहीं समाप्त होती है। कहानी का निष्कर्ष, तो जैसा कि आपने देखा कि इस ऑडियो सीरीज में पहली बार हमने एक गांव के दृश्य को शामिल किया, जहां पर लड़के की फैमिली नानी के इनविटेशन में गांव जाती है और वहां की खुली वादियों और नेचर का आनंद लेती है। और पहली बार हमें एडवेंचर स्टोरी भी देखने मिलती है, जहां पर नाना जी की तबीयत खराब होती है और इतनी तेज बारिश में भी नानी का लड़का, लड़के की सिस्टर और दोनों भाई मुश्किलों को पार करते हुए नाना जी की गोली दवाई लाते हैं। लेकिन पर्सनली बात करें लड़के और उसके सिस्टर के रिलेशनशिप की, तो विलेज लाइफ स्टोरी से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लड़के की फैमिली विलेज लाइफ एंजॉय करने गई थी तो लड़के को भी विलेज लाइफ एंजॉय करना था। लेकिन हमेशा की तरह उसका सारा ध्यान सिस्टर और आरव की तरफ रहा, जहां पर
वह विलेज लाइफ एंजॉय ना कर सका और उनको साथ देखकर वह जलने लगा, इनसिक्योर फील करने लगा। और यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि लड़के की सिस्टर ने फिर से लड़के को तड़पाया, पर अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि नए विजन के अनुसार यह सब ऐसे ही चलने वाला है। मोरल ऑफ द स्टोरी, आपके बीच रिलेशनशिप कैसा भी हो या कोई भी परिस्थिति हो, लाइफ के हर पलों को एंजॉय करना सीखें। मिलेंगे ऑडियो सीरीज की नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।